बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 16 जुलाई 2025 को हम लोग आज इस सेशन में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 का एक और क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। तो आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 का जो लीक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स देखिए कि इस प्रश्न पत्र का, इस क्वेश्चन पेपर का, यानी कि बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल कैसा है। एक और पेपर मैंने आपको कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो इसे एक ग्रुप में फ्रेंड्स जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 का एक और क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, एक और डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। तो उसी क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 16 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा मैं जूम करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए बेशक आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बट क्या करिए, आप थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए और देखिए एक एक शब्द पढ़ करके मैं आपको बता दूंगा, एक एक शब्द मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप इसको ध्यानपूर्वक देखते चलिए। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि आयोडीन का टिंचर किसका विलयन है। आयोडीन का टिंचर किसका विलयन है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको पता है कि टिंचर आयोडीन क्या होता है, तो अल्कोहल और पानी में आयोडीन का घोल होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी में दिया गया है आयोडीन का अल्कोहल में, ठीक है ना, आयोडीन का अल्कोहल में। तो देखिए अल्कोहल और पानी में आयोडीन का घोल, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि मधुमक्खी के डंक से चोट लगने पर राहत के लिए प्रभावित क्षेत्र पर क्या लगाना चाहिए। मधुमक्खी के डंक से चोट लगने पर राहत के लिए प्रभावित क्षेत्र पर क्या लगाना चाहिए। तो आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को लगाया जाता है, और बेकिंग सोडा जो होता है ये प्रकृति में क्षारीय होता है और इसे डंक वाले क्षेत्र पर लगाने से मधुमक्खी के डंक के अम्लीय प्रभाव को ये बेअसर कर देता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, पानी और शहद दिया गया है। तो दुर्बल क्षार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए, बेशक धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बट एक एक वर्ड मैं आपको पढ़ करके बताते चलूंगा, बस आप धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया की उपस्थिति निम्नलिखित के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन की उपस्थिति निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ऑप्शन में दिया गया है अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस का विकास और तापमान परिवर्तन। तो यहाँ पर चारों राइट आंसर हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस का विकास और तापमान परिवर्तन। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, हाँ ये वाला प्रश्न देखिए कि जब एथेनॉल को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक मात्रा में सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है, ये पूछा गया है। तो देखिए जब एथेनॉल को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो यह एथीन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं एथीन दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शाकाहारी जीवों की छोटी आंत मांसाहारी जीवों की तुलना में लंबी क्यों होती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि शाकाहारी जीवों की छोटी आंत मांसाहारी जीवों की तुलना में लंबी क्यों होती है। तो देखिए जो शाकाहारी होते हैं ना, उनके भोजन में सेलुलोज होता है, ठीक है ना, सेलुलोज सम्मिलित होता है, पचने में अधिक समय लेता है, इसीलिए जो है आपका जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनकी छोटी आंत मांसाहारी जंतु की तुलना में लंबा होता है। तो यही दिया गया है उनका भोजन जिनमें सेलुलोज सम्मिलित होता है पचने में अधिक समय लेता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था।
प्राकृतिक चयन द्वारा यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना, प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, तो ये आपको पता है डार्विन ने दिया था। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन राइट आंसर हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी पुस्तक का नाम है, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो आपको पता होगा कि शारदा सिन्हा बिहार से संबंधित हैं और मरणोपरांत इनको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कला दिया गया है। बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है शारदा सिन्हा को। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये सीरियल वाइज नहीं है बट मैं आपको पूरा क्वेश्चन प्रयास करूंगा कराने का। उसके बाद देखिए पूछा गया है, यहाँ पर अंग्रेजी वर्ड मैं लिख देता हूँ। वर्ड क्या है? तो देखिए ETIKOPPOKA, ठीक है ना, इटिकोपोका ऐसा कुछ शब्द है, ये खिलौना है, ठीक है ना, टॉयज है। तो यही दिया गया है यहाँ पर इटिकोपोका खिलौना किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए ये संबंधित है कहाँ से? तो ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इसको फीचर किया गया था रिपब्लिक डे 2025 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सहयोग चार्टर पर, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से करंट का क्वेश्चन है, कौन सा देश सहयोग चार्टर पर हस्ताक्षर करके फरवरी 2025 में, यहाँ पर देखिए ओपेक प्लस, OPEC बोलते हैं, ओपेक प्लस, ठीक है ना, हिंदी में लिखा गया ओपेक प्लस में जो है यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है, पर्यवेक्षक के रूप में। तो फ्रेंड्स ये ब्राजील हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी में ब्राजील दिया गया है। चलिए देखिए उसके बाद पूछा गया कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए पहले भारतीय कौन हैं? बताइए पहले भारतीय कौन है, ये पूछा गया है। तो ये रणधीर सिंह है, ठीक है ना। कौन है? रणधीर सिंह। तो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए पहले भारतीय हैं रणधीर सिंह, ठीक है ना, रणधीर सिंह है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ रणधीर सिंह, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इनका नाम। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि हार्ट लैम्प, ठीक है ना, हार्ट लैम्प अंग्रेजी में हार्ट लैम्प, ठीक है, हार्ट लैम्प जो है ये किताब के लेखक कौन है? तो बानू मुश्ताक को बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है, बानू मुश्ताक का है, ठीक है, बानू मुश्ताक यहाँ पर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए ये बार बार पूछा जा रहा है, निसार, ठीक है ना, निसार जो है, निसार देखिए निसार मिशन किन दो देशों का संयुक्त परियोजना है? निसार मिशन। तो निसार मिशन जो है ये नासा और इसरो का है। तो नासा अमेरिका का है और इसरो भारत का है। तो यहाँ पर देखिए भारत और USA का है, ठीक है ना। निसार मिशन जो है ये किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो आपको याद रखना है भारत और अमेरिका का। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार, ठीक है ना, ये भी किस में? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ना ये आपका आजीवन, ठीक है ना, आजीवन, लाइफ टाइम, यहाँ ब्रैकेट में आजीवन लिखा गया है। खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 किसे दिया गया है? तो ये दो व्यक्तियों को दिया गया था, एक सुचा सिंह है। कौन है? सुचा सिंह। यहाँ पर देखिए सुचा सिंह का नाम दिया गया है, सुचा सिंह, ठीक है ना, सुचा सिंह। और एक और व्यक्ति हैं उनका भी नाम याद रखिएगा, मुरलीकांत पटेकर, मुरलीकांत पटेकर, इन दो लोगों को दिया गया था, मुरलीकांत पटेकर, ठीक है ना। तो सुचा सिंह का नाम ऑप्शन में दिया गया है, तो सुचा सिंह ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद पूछा गया है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किस पुरुष को चुना गया था? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है ना। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया था। यहाँ पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में देख सकते हैं, इंग्लिश वाले में आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए उसके बाद पूछा गया है, ये हिंदी का प्रश्न है और पूछा गया है कि अव उपसर्ग, इस तरह से लिखा गया है अव, ठीक है ना, अव उपसर्ग, ठीक है ना। पूछा गया है कि अव उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो अव उपसर्ग जो लगता है ना, अव का मतलब होता है हीन, ठीक है ना, अव का मतलब होता है हीन, नीचे, ठीक है ना, नीचे दिखाना, हीन, क्लियर, अभाव, अनादर, ये अर्थ होता है। तो यही ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा हीन दिया गया है, ठीक है ना, हीन यहाँ पर दिया गया है। अ उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? तो हीन होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक शहरी जनसंख्या का अपेक्षित प्रतिशत क्या है?
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक शहरी जनसंख्या का अपेक्षित प्रतिशत क्या है? तो फ्रेंड्स ये है 40% से अधिक, ठीक है ना। तो 40% ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है 40%, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? शामिल नहीं है, देखिए नहीं शब्द लगा हुआ है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। तो देखिए इसमें से बैंकिंग देख सकते हैं दिया गया है, बाकी देखिए मत्स्य, खनन और वानिकी ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर बैंकिंग जो होता है ना, बैंकिंग ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया भी है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि शहरी क्षेत्र में निर्धनता की परिभाषा के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम दैनिक कैलोरी सेवन क्या निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शहरी क्षेत्र में निर्धनता की परिभाषा के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम दैनिक कैलोरी सेवन 2100 कैलोरी है। और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अगर पूछता तो 2400 कैलोरी होता। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र पूछा गया है तो 2100 कैलोरी, ग्रामीण पूछता तो ऑप्शन बी में देख सकते हैं 2400 दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और एक और क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था मैंने कवर कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड इज, यानी कि कोई भी चीज़ जिसका उपयोग ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या है? तो फ्रेंड्स वह आपका रिसोर्स कहलाता है। रिसोर्स, तो देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पर रिसोर्स दिया गया है संसाधन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अब यहाँ पर कथन करके दिया गया है और कह रहा है कि व्यापक स्तर पर भूखमरी अकाल का रूप ले सकती है। व्यापक स्तर पर भूखमरी अकाल का रूप ले सकती है, बिल्कुल ये अभिकथन सही है। और देखिए यदि बड़े व्यापक क्षेत्र पर एक यहाँ पर देखिए समय अवधि तक सूखा, खाद की कमी और ऊंची कीमत रहती है तो बिल्कुल ये व्यापक भूखमरी अकाल का रूप ले लेगी। तो ये भी करेक्ट है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी आपका कर रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए होना चाहिए इसका आंसर मेरे हिसाब से। उसके बाद देखिए 2011-12 के भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी की, अब अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे। देखिए इन 2011-12 द रियल टाइम हैंडबुक दिया गया है, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज रिसोर्स इंफॉर्मेशन फॉर। 2011-12 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी की वास्तविक समय पुस्तिका, ठीक है ना, हैंडबुक है, रियल टाइम हैंडबुक यानी कि वास्तविक समय पुस्तिका निम्नलिखित के लिए सूचना स्रोत थी। तो ये जीडीपी के लिए, ठीक है ना, जीडीपी यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए देखिए उसके बाद पूछा गया है, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? तो अभी आपने शुभांशु शुक्ला का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है शुभांशु शुक्ला, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाँ यहाँ पर देखिएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो आपको याद होगा ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका है पटना में। तो यहाँ पर पटना ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं दिया भी गया है, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये बिहार में होता है, सोनपुर में। तो यहाँ ऑप्शन में बिहार दिया गया है, बिहार, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि 12वीं शताब्दी के आसपास देखिए नालंदा और विक्रमशिला, यहाँ पर देखिए नालंदा दिया गया है और वहाँ पर बगल में विक्रमशिला दिया गया है, ठीक है। आपको स्पष्ट यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए ये नालंदा और यहाँ पर देखिए विक्रमशिला, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाने का प्रयास करिए, अन्यथा मैं आपको बोल करके प्रश्न बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है कि किसने जो है उसको विध्वंस किया था, ठीक है ना, किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी ऑप्शन सी में दिया गया है, देखिए बख्तियार खिलजी, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद पूछा गया है, हाँ यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा, देखिएगा भारतीय राज्य, राष्ट्रीय अंग्रेजी में पढ़िएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा भारतीय राज्य जो है ये आपका जीडीपी में सबसे ज़्यादा इसका प्रतिशत योगदान करता है? तो यह महाराष्ट्र है। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
अंतर्राष्ट्रीय, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है कब? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है 24 जनवरी के दिन, और आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में ही 24 जनवरी दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। देखिए उसके बाद पूछा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो आप सभी को पता है कि ये लौटे थे कब? तो 9 जनवरी 1915 को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए जनवरी 1915 दिया गया है, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने 1519 ईस्वी में जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था? जहाज से 1519 में पूरी दुनिया का चक्कर, तो ये मैगलन ने लगाया था, ठीक है ना। मैगलन यहाँ पर दिया गया है, मैगलन, मैं लिख भी देता हूँ मैगलन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि मारीची की मूर्ति, ठीक है ना, मारीची की मूर्ति, मारीची की मूर्ति जो है इसका संबंध किस धर्म से है? मारुचि की मूर्ति का संबंध, तो फ्रेंड्स ये बौद्ध धर्म से है। तो आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म यहाँ पर दिया भी गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नहीं पूछा गया है कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मृदा, पवन, जल और लौ अयस्क दिया गया है, तो यहाँ पर लौ अयस्क हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी जो है गंगा नदी की सहायक नहीं है? कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पेन गंगा दिया गया है, पेन गंगा, पेन गंगा जो है ना ये गंगा की सहायक नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, पेन गंगा गंगा की सहायक नहीं है, ठीक है ना। तो पेन गंगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तो पेन गंगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है, और स्टेटमेंट दे करके पूछा गया है। देखिए भारत में डीजल की गुणवत्ता बहुत निम्न स्तर की होती है, और कारण में कथन तो हो गया, कारण में कह रहा है कि भारत में डीजल में सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। देखिए सल्फर ही तो समस्या है, सल्फर की मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला तो सही दिया गया है कुछ हद तक, बट दूसरा गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आणविक ऊर्जा निर्माण हेतु, आणविक, ठीक है ना, आणविक ऊर्जा निर्माण हेतु कौन सा तत्व आणविक ऊर्जा निर्माण के हेतु सर्वाधिक अनिवार्य है? सर्वाधिक अनिवार्य कौन सा है इसमें से? तो आप सभी को पता है कि सर्वाधिक अनिवार्य जो है ये आपका यूरेनियम है, तो यहाँ पर यूरेनियम दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आगे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से देखिए पहाड़ी दिया गया है, पहाड़ी का पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम बताना है, पश्चिम से पूरब की ओर आपको क्रम बताना है। ये पहाड़ी जो दिया गया है इसका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बताना है। तो देखिए इसमें दिया गया गारो, खासी और जयंतिया, यही 3 पहाड़ी दिया गया है। तो बिल्कुल मैं जो क्रम से बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया, ये क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, फिर हो जाएगा आपका खासी, और फिर हो जाएगा आपका जयंतिया, ठीक है ना, जयंतिया। तो ये बिल्कुल क्रम दिया गया है पश्चिम से पूरब की ओर। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है अंग्रेजी के यू अक्षर, अंग्रेजी का यू अक्षर जैसा मोड़ बना करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? कौन सी नदी है? तो फ्रेंड्स ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जहां पर अरुणाचल में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जो है अंग्रेजी की यू अक्षर के मोड़ बना करके भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद पूछा गया कि शरद जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शरद जोशी का जन्म, शरद जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये उज्जैन में हुआ था, महाकाल के नगरी में, ठीक है, उज्जैन में हुआ था। 1931 में इनका जन्म हुआ था, 1931 में, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष समास का, यहाँ पर 1 मिनट, इस तरह से होगा तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो आप जब देखेंगे ना तो ये अपना पराया लिखा गया, ऑप्शन डी में लिखा गया है अपना पराया, अपना पराया। तो आपको पता है अपना पराया जो है ना ये द्वंद्व समास होता है। अपना पराया क्या होता है? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो ये तत्पुरुष नहीं है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है? गंगा दिया गया है, देवनागरी दिया गया है, अरावली दिया गया है, और एक शब्द ये दिख नहीं रहा है, बट इसमें से पूछा गया स्त्रीलिंग नहीं है, तो अरावली जो है ना स्त्रीलिंग नहीं है, अरावली पुल्लिंग होता है। अरावली दिया गया, अरावली, अरावली पुल्लिंग होता है, ठीक है ना। तो वहीं पूछा गया कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है, हाँ अब ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना, ये वाला भी नहीं पढ़ा जा रहा है। देखिए इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, इसीलिए पकड़ में आ जा रहा है मेरे से, ठीक है।
चलिए ये मैंने नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है नहीं पकड़ में आ रहा है, बट स्पष्ट भी मुझसे नहीं दिख रहा है ये, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। उसके बाद हाँ ये दिख रहा है कि संशय है, संशय लिखा हुआ, संभव, सॉरी संशय नहीं संभव लिखा हुआ है। संभव है कि कल श्याम बाजार जाए, ठीक है ना, क्या है, संभव है कि कल श्याम बाजार जाए, तो संभव लिया है इसलिए संभाव्य भविष्य काल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है ना, संभाव्य भविष्यत काल है ये, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर पूछा गया है क्या नाम है इनका, तो देखिए इनका नाम है लेखक अशोक वाजपेयी, इनका नाम लिखा गया है लेखक अशोक वाजपेयी, किस विश्वविद्यालय के, ठीक है ना, कुलपति पद से अभी सेवानिवृत्त हुए थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि लेखक अशोक वाजपेयी, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेखक अशोक वाजपेयी। देखिए जो लोग परीक्षा देकर आए हैं ना उनको ये सब याद आ जा रहा होगा जब मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। लेखक अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के जो है कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी में आप देख रहे होंगे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है ना, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। अब देखिए ये वाला प्रश्न है कि अनुवांशिकी लक्षणों की, देखिए अनुवांशिक लक्षणों की भौतिक अभिव्यक्ति यानी कि फिजिकल एक्सप्रेशन, अंग्रेजी में देखिए पूछा गया है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द फिजिकल एक्सप्रेशन फॉर जेनेटिक ट्रेट्स, जेनेटिक ट्रेट्स, ठीक है ना, तो ये अंग्रेजी में मैंने आपको स्पष्ट पढ़ दिया। अनुवांशिक लक्षणों की भौतिक अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको फिनोटाइप कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, फेनोटाइप कहा जाता है, फेनोटाइप, फेनोटाइप इसको कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर, ये भी कथन करके दिया गया है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट को कोशिका की रसोई कहा जाता है। बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट को कोशिका की रसोई कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करता है। और यहाँ पर देखिएगा कारण में दिया गया है क्लोरोप्लास्ट के मुख्य घटक कौन सा है, तो ये आपका दिया गया है ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य घटक ग्रेना और स्ट्रोमा है, ठीक है ना, ग्रेना और स्ट्रोमा है, लिखा गया है क्लोरोप्लास्ट का मुख्य घटक ग्रेना और यहाँ पर देखिए स्ट्रोमा है। तो बिल्कुल ये मुख्य घटक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी आपका सही दिया गया। और ये आर जो है ना, मतलब रीजन जो है ना, कारण जो है ना, ये कथन की पुष्टि भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। चलिए देखिए उसके बाद पूछा गया है यहाँ पर कि कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, संघ कॉर्डेटा जिसमें देखिए एनेलिडा वगैरह आता है, एनेलिडा संघ पढ़ा होगा आपने। उसके बाद आपने पोरीफेरा पढ़ा होगा, उसके बाद आपने इकाइनोडर्मेटा पढ़ा होगा, सरीसृप पढ़ा होगा, पक्षी पढ़ा होगा, मैमल पढ़ा होगा। तो उसी तरह का एक कॉर्डेटा संघ होता है। पूछा गया कि कॉर्डेटा संघ में निम्न में से कौन सा जो है लक्षण उपस्थित होते हैं। तो देखिए इसमें लक्षण जो होता है ना, ये देखिए इसमें जो होता है नोट कॉर्ड होता है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो आपको देखिए नोटो कॉर्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर देखिएगा डोर्सल नर्व कॉर्ड होता है, ये भी होता है, मतलब पहला और दूसरा सही है। और युग्मित गिल कोष्ठ होता है, पेयर्ड गिल पाउस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों सही दिया गया है। चौथा यहाँ पर दिया गया है ना कि इसमें कूट गुहा की उपस्थिति होती है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ सूडो कोलॉन्स, ठीक है, ये नहीं होता है इसमें। इसमें नोट कॉर्ड होता है, इसमें पृष्ठ तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति होती है और युग्मित गिल कोष्ठ होता है। तो 1, 2, 3 देखिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन 1 में दिया गया। 1, 2 और 3 यही तीनों सही है, चौथा इसमें से जो है गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि चर्म उद्योग बिहार में मतलब कहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले तो आप रेशमी वस्त्र उद्योग दिया गया, तो जैसे ही रेशमी वस्त्र आएगा आप भागलपुर पकड़ लीजिएगा। तो देखिए भागलपुर दिया गया है, यानी कि बी का दूसरा, बी का पहला, बी का दूसरा नहीं, बी का पहला, सॉरी देखिए बी का पहला कहाँ ऑप्शन में दे रखा है, तो बी का पहला कहीं भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, बस ए ऑप्शन में बी का पहला। तो ए का दूसरा दिया गया चर्म उद्योग मोकामा, रेशमी उद्योग भागलपुर, उसके बाद देखिए हथकरघा उद्योग जो है ये पटना और जूट उद्योग कटिहार। तो ये मिलान हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न पूछा गया है, एक भी मैं गलत आंसर आपको नहीं बताऊंगा। देखिए लैंगिक विभाजन के विषय में क्या दिया गया है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अंग्रेजी में पढ़िएगा। देखिए वाइल स्पीकिंग अबाउट, यानी कि लैंगिक विषय के बात करते हुए, लैंगिक विभाजन के विषय पर बात करते हुए सामान्यतः किसका उल्लेख किया जाता है, जनरली किसका उल्लेख किया जाता है।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये उल्लेख किया जाता है समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं को सौंपी गई असमान भूमिकाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन में दिखा होगा कि समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं को सौंपी गई असमान भूमिकाएं। असमान भूमिकाएं, समान नहीं, असमान भूमिका, ठीक है ना। तो समाज के द्वारा पुरुष और महिलाओं को सौंपी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के पहले सत्र को राज्य के राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के, यानी कि किसी भी राज्य की विधानसभा के, बट यहाँ पर बिहार वर्ड लगा दिया है, तो बिहार विधानसभा के पहले सत्र को राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। तो यह आर्टिकल जो है कौन सा है, आर्टिकल 176 का 1 है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में आर्टिकल 176 का 1 दिया गया है, आर्टिकल 176 का 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत का संविधान मूलतः जो है भारत को परिभाषित करता है। भारत का संविधान भारत को परिभाषित करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का संघ, देख सकते हैं अंग्रेजी में आपको दिख भी रहा है। चलिए इधर देखिए, ये भी बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना, ये प्रश्न तो बिल्कुल अस्पष्ट है। उसके बाद देखिए ये भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें से 2 प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल अस्पष्ट हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस नोवेल आनंद मठ, यानी कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है, ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिया गया, ठीक है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद देखिए पूछा गया कि मई 2025 में कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश 7.0 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित हुआ, जिसे सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जिसे बाद में हटा लिया गया। तो दरअसल ये था म्यांमार, बट ऑप्शन में म्यांमार नहीं है, लेकिन टोंगा में भी 7 कुछ मैग्नीट्यूड का वहां पर अर्थक्वेक आया हुआ था, जिसको कि सुनामी घोषित किया गया था, बाद में उसको हटा दिया गया था। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन में तो टोंगा दिया गया है, तो टोंगा ही होना चाहिए, टोंगा, ठीक है ना। ओशियन कंट्री है ये, ओशिनियन कंट्री है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो IST है, भारतीय मानक समय है, उसको भारत के आधिकारिक समय क्षेत्र के रूप में कब अपनाया गया था, ठीक है ना। भारत का जो आपका IST है, मानक समय, ठीक है, उसको जो है आधिकारिक तौर पर जो है समय क्षेत्र के रूप में कब अपनाया गया था। तो ये प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, तो इसको कब अपनाया गया था बता दीजिए, जो लोग जानते हैं आंसर बता दीजिए। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसको 1 सितंबर 1947 को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सितंबर 1947 दिया गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि मनुष्यों की ध्वनि की जो आपकी मतलब ऑडिबल ध्वनि है, हमने पढ़ा है ना कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 किलोवाट, ठीक है ना, तो 20,000 यहाँ पर हर्ट्ज दिया गया है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, और किलो हर्ट्ज को जब हम यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलेंगे तो ये 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, क्लियर, या 20 किलो हर्ट्ज, बस 20,000 हर्ट्ज दिया गया है। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर ऑन, ठीक है, हिंदी में तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पथ दिया गया, वृत्ताकार कुछ दिया गया है कि कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं प्रतीत होती है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइंस होती है, यानी कि सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए मिलान करना है, तो मायोपिया को क्या बोलते हैं, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोला जाता है, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को दीर्घ दृष्टि दोष बोला जाता है, उत्तल लेंस का, और प्रेस बायोपिया दिया गया है तो ये द्विफोकसी लेंस का, ठीक है ना, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 ही दिया था, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद देखिए ये डायग्राम देकर के ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, ये तो उतना स्पष्ट तो नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर 3-4 यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम लोग स्किप करते हैं। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला भी बिल्कुल अस्पष्ट है, ये प्रश्न भी बिल्कुल अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी ये भी प्रश्न आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो जितना प्रश्न मिला था उतना मैंने आपको करा दिया है। प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा, जिसके पास हो वो टेलीग्राम पर सेंड कर दे।